Good morning, friends. Now I am going to discuss lesson 5th of part 2. So let's start. Guys, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पांचवा चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया था पार्ट 1, अब मैं पार्ट 2 डिस्कस करने वाला हूँ। गाइस कीप सपोर्टिंग ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज। इस तरीके से प्यार देते रहिए, कमेंट करते रहिए। गाइस बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट देख के, लाइक देख के, व्यूज देख के, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है। आप इस तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। आपका सपोर्ट ही हमें अपनी टीम को, पूरी इंटायर टीम के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। प्लीज इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए हमें, ठीक है। तो गाइस बहुत मजा आया। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी वो मैक्सिमम आधे घंटे की होंगी, क्योंकि वो एसएससी की तैयारी कराने में अब मैं बिजी रहूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे आधे घंटे के, बिल्कुल जो बेसिक जो एसएसटी है, मैं बिल्कुल बेसिक एसएसटी चलूंगा, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। सपोर्ट कर, और कितने बच्चों को वो वीडियो चाहिए कमेंट करना जरूर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। गाइस पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था दक्षिण एशिया के बारे में, ठीक है। अब हम इनके स्ट्रक्चरल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। अब हम इनके ढांचागत राजनीति की बात करेंगे कि किस किस तरीके से, कि पाकिस्तान में क्या है, क्यों नहीं है, ये सारी बात क्या है, कॉमन गाइस क्या है और क्यों नहीं है, ये डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान सेना एवं लोकतंत्र, लोकतंत्र कब था, कैसे था, सब बातों को डिस्कस, ठीक है। भारत पाकिस्तान का विभाजन 1947 में हुआ। भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1947 में, और पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बन गया था, ठीक है, यहां तक समझ। और दोनों मतलब विभाजन के बाद 1947 के बाद पाकिस्तान ने सेम टू सेम जैसे इंडिया के अंदर संसदीय लोकतंत्र प्रणाली है, उन्होंने भी 1947 के बाद संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को ही स्थापित किया, ठीक है। लेकिन अक्टूबर 1958 में आयुब खान ने पाकिस्तान की शासन की भागडोर संभाली अक्टूबर 1958 में। लेकिन आयुब खान ने तो अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया। आयुब खान ने अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर लिया, मतलब अपने आप को राष्ट्रपति का पद संभाला उनने, ठीक है। अपने आप ही राष्ट्रपति का पद संभाला और अपना ही निर्वाचन करा दिया उनने, ठीक है। तो ये सारी बातें, ठीक है। और लेकिन जनता जो थी इस शासन की विरुद्ध थी, इस सैन्य शासन की विरुद्ध थी, क्योंकि वो सैन्य शासन में था, क्योंकि उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर लिया था। तो इस शासन के खिलाफ जनता थी, क्योंकि ये शासन जो था वो सैन्य शासन था, जिसके खिलाफ जनता का बहुत ज्यादा आक्रोश भड़का उठा। लेकिन वो आक्रोश कब भड़का, 11 वर्ष के बाद वो गुस्सा फूटा आयुब खान पर, और आयुब खान को पद को छोड़ना पड़ा, ठीक है। लेकिन आयुब खान ने याहिया खान का, कमॉन गाइस, जो आयुब खान थे, ठीक है, जो आयुब खान थे, उन्होंने अपना शासन किसको दे दिया, याहिया खान को कह दिया, आओ जी शासन बैठो भाई, जो बात है अब मेरे से नहीं संभलता। तो उन्होंने याहिया खान को शासन दे दिया था। आगे चलते हैं। तो अब जब हम याहिया खान की बात करें, ठीक है, याहिया खान सैन्य शासन याहिया खान ने अपनी विचारधारा में रखा, ठीक है। तो बांग्लादेश संकट उत्पन्न हुआ। तो उस समय क्या हुआ था, जब याहिया खान आए थे तो उस समय बांग्लादेश संकट था, ठीक है। बांग्लादेश के लोग भारत में आ रहे थे क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। लाइक पूर्वी पाकिस्तान कह सकते हैं हम, ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, तो वहाँ के लोग जो पीड़ित थे उन्होंने भारत में शरण लेना स्टार्ट कर दिया। तो इस बात से ना वो जो भारत में शरण ले रहे थे, इस बात से वो सोचने लगे कि यार भारत ने इतने सारे राज्यों को अपने कवर में कर लिया, देशों को अपने कवर में कर लिया, तो अब ये बांग्लादेश को भी अपने कवर में कर। तो इससे ना याहिया खान का गुस्सा फूटा। भारत के अंदर तो संस्कृति थी, भारत के अंदर तो अच्छे लोग थे, उनकी तो विचारधारा रही हमेशा क्या रही कि सैन्य, हम सब सारी चीज सैन्य से जीतेंगे। वो आज तक की विचारधारा लेकर आते हैं, इसलिए उनकी अर्थव्यवस्था ना बढ़ती है ना गिरती। उनकी विचारधारा में एक चीज है बस, सैन्य। सिर्फ हम आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, उनकी विचारधारा में हमेशा क्लियर है। भारत तो महानतम सूरवीरों ने यहाँ पे जन्म लिया है, ठीक है। तो भारत तो अच्छा देश है, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा देश है, मेरा भारत महान है, ठीक है। तो याहिया खान का गुस्सा था, उसने भारत पे हमला कर दिया, हमारे भारत पे उन्होंने हमला कर दिया। तो 1971 में ये हमला हुआ था। लेकिन किसकी कितनी मजाल जो हमारे भारत को देखे। हमारे भारत ने तो अच्छे अच्छों को धूल चटाई है। 1971 में मैंने पाकिस्तान को धूल ऐसी चटाई कि वो धूल ऐसा चाटा कि बांग्लादेश का उदय हुआ। फिर हमने बांग्लादेश का उदय हुआ, ठीक है। तो जो बांग्लादेश का उदय करवाया किसकी वजह से हुआ, हमारी वजह से हुआ, क्योंकि हमने बांग्लादेश के लोगों को शरण दी, ठीक है, जो पूरी पाकिस्तान भी कहलाते हैं। तो जो पाकिस्तान की जो सोच थी कि हम पे हमला कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो यही चीज़ हुआ।
ठीक है। तो भारत तो खैर था ही आगे, वो आज भी आगे, 10 कोस आगे, आज तो खैर 20 कोस आगे चले गए, ठीक है। तो शासन की बागडोर ना उसके बाद किसने संभाली? जुल्फिकार अली भुट्टो ने संभाली। तो शासन की बागडोर किसने संभाली? जुल्फिकार भुट्टो ने संभाली। ये एक सरकार थी जो लोकतंत्र से बनी निर्वाचित सरकार थी। यह एक ऐसी सरकार थी जुल्फिकार भुट्टो की जो लोकतंत्र से बनी, लेकिन यह सरकार ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रह पाई, मतलब ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। और 1977 में जनरल जियाउल हक ने सरकार को गिरा दिया। मतलब जनरल जियाउल जो मतलब थे, उनकी सरकार ने सरकार को गिरा दिया। तो अब आगे चलते हैं, अब बात करेंगे जियाउल हक की, ठीक है। इन्होंने जब ये आए जियाउल हक, जैसे मैंने पीछे पढ़ा, पाकिस्तान का संविधान इन्होंने निरस्त कर दिया, खत्म कर दिया उन्होंने पाकिस्तान का संविधान। 1992 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन ने जोर पकड़ने लगा। तो 1982 में क्या हो गया? लोगों को पसंद नहीं आए, तो लोकतंत्र के जो समर्थक थे उनका आंदोलन कर रहे थे वो, तो उन आंदोलन का जोर पकड़ने लगे। तो उन्होंने क्या करा? 1985 में आम चुनाव हुए वहां, ठीक है, जिसकी भागीदारी कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर रहा था। आम चुनाव हुए वहां, लेकिन उसकी भागीदारी कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर रहा था, क्योंकि कोई पार्टी नहीं उसमें पार्टिसिपेट कर पाता, ठीक है। जियो के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त करे गए, जिनका नाम था जुनेजो। वो एकमात्र कठपुतली, जैसे मेरे हाथ में आप देख रहे हो कठपुतली, एकमात्र वो क्या थे? कठपुतली थे। जुनोजो एक मात्र क्या थे? कठपुतली। जहां जहां आप नचाओगे वहां वो नाचेंगे, ठीक है। उसके बाद उनका दिमाग खराब हुआ, उन्होंने क्या करा? उसको भी बर्खास्त कर दिया। जियाउल हक ने उसको भी बर्खास्त कर दिया, हटा दिया। उसके बाद लेकिन हुआ क्या? हटाने के बाद जैसे कहते हैं ना, जो जितने कर्म करता उसको उतनी सजा मिलती है, बिल्कुल यहाँ वही हुआ। जो जियाउल हक थे उनकी मौत 1988 में एक प्लेन के एक्सीडेंट में हुई, मतलब एक हवाई जहाज में उनकी मौत हो गई, ठीक है। तो जैसा जो करेगा वैसा वो पाएगा, ठीक है। तो जियाउल हक के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लोकतंत्र कैसा हुआ, आया या नहीं आया, तो अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, जियाउल के मौत के बाद क्या हुआ? फिर वहाँ आम चुनाव हुए और वहाँ पर भुट्टो जीते। फिर बनर्जी भुट्टो जीते वहाँ दोबारा पीपल्स पार्टी से, वो फिर दोबारा जीता आम चुनाव में। फिर वो एक बार दोबारा से प्रधानमंत्री वहाँ के बने, और जैसे यहाँ लिख रहा है एक बार फिर लोकतंत्र सरकार वहाँ बनी भुट्टो की, ठीक है। लेकिन 1990 में नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। तो फिर उसके बाद ज़्यादा दिन तक भुट्टो की सरकार कायम नहीं रही। फिर उसके बाद दोबारा नवाज शरीफ, मतलब 1990 में नवाज शरीफ की सरकार बनी, ठीक है। और 1993 में फिर मतलब बार मतलब इतने सालों मतलब वो ना पता क्या करते थे, उनको टिकाऊ नहीं था, उनका लोकतंत्र टिकाऊ नहीं था, बार बार चेंज करना, सैन्य शासन लगा देना। अभी जैसे आप यहाँ देख रहे होगे, ठीक है। 1988 में उनकी मौत हुई, फिर वो प्रधानमंत्री बने भुट्टो, ठीक है, बनर्जी भुट्टो बने। उसके बाद फिर 1990 में 2-2 साल में ऐसा चेंज हो रहा। फिर 1993 में बनर्जी भुट्टो, ये औरत थी बनर्जी, वो बनर्जी थे, ये बनर्जी बेनजीर भुट्टो, ठीक है, बनी लेडीज। और 1996 में राष्ट्रीय असेंबली को भंग कर दिया गया, और 1997 में फिर नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। गाइस याद रखना, दोबारा से बोल रहा हूँ, 1988 में भुट्टो आए थे, फिर उसके बाद 1988 में पीपल्स पार्टी में आए थे, फिर 1990 में वो आए थे, फिर 1993 में वो आए थे, इसी तरीके से 1994 में। तो जो 3-3 साल का 2-2 साल का गैप है, क्योंकि ये सैन्य शासन के बहुत ज़्यादा सपोर्ट में थे, क्योंकि ये आतंकवाद को बढ़ावा देते थे, लोकतंत्र को ज़्यादा नहीं रहने। तो असेंबली भंग कर दी 1997 में। फिर क्या हुआ? 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी क्या करा? नवाज शरीफ को हटाकर कहते चल भाई हटो, अब यहाँ सैन्य शासन लगेगा। तो ये थी पाकिस्तान की पूरी कहानी, ये थी पाकिस्तान के लोकतंत्र के बारे में पूरी कहानी। इस तरीके से वहाँ पर लोकतंत्र कभी कायम नहीं रहा। पहले 1988, फिर 1993, फिर 1996, फिर 1997 में असेंबली भंग कर देना, संविधान को निरस्त कर देना, खत्म कर देना, ताकि सैन्य शासन को, उन्होंने हमेशा सैन्य शासन को ही बढ़ावा दिया है। यही कारण रहा है उनकी अर्थव्यवस्था कभी आगे नहीं बढ़ी। तो ये इन्होंने प्रधानमंत्री हटाते गए, तो यहाँ पर लोकतंत्र कभी कायम नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, लोकतंत्र पाकिस्तान में कभी कायम नहीं हुआ। लेकिन वर्तमान में वहाँ अभी इमरान खान है प्रधानमंत्री, वहाँ भी लोकतंत्र चल रहा है, ठीक है। देखते कब कितने दिन तक होता है।
होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें, ठीक है, इतिहास गवाह है, ठीक है। तो ज़्यादा आपको समझना नहीं है। अब चलते हैं आगे। अब जो बात होने वाली है वो दूसरा देश दक्षिण एशिया का नेपाल, एकमात्र हिंदू राज्य, एकमात्र राष्ट्र ऐसा जिसको हिंदू राज्य घोषित किया जाता है, मतलब सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र बोला जाता है नेपाल को, ठीक है। वहाँ के एक राजा को प्रधानमंत्री बनाने तथा हटाने का अधिकार ना, राजा को प्रधानमंत्री बनाने का और हटाने का अधिकार प्राप्त था नेपाल में। राजा को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जाता था, ठीक है। वहाँ के एक राजा थे वीरेंद्र, दो भाई थे, वीरेंद्र और ज्ञानेंद्र। वीरेंद्र बहुत ही अच्छे राजा थे, अपने आप में बहुत ही अच्छे। जो धनी लोग जो होते, जो मतलब जो किसी पे शोषण करते, उनके बहुत ज़्यादा विरुद्ध थे, वो खिलाफ थे। उन पे ना वो विद्रोह करने में बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते थे, जो गरीबों पर अत्याचार करते। तो वीरेंद्र बहुत अच्छे थे। राजा वीरेंद्र ने 1990 में एक नए संविधान की घोषणा करके सीमित संवैधानिक राजतंत्र एवं बहुदलीय लोकतंत्र व्यवस्था को मान्यता दी। मतलब कि संविधान की घोषणा करके सीमित संवैधानिक राजतंत्र, मतलब एक राजतंत्र करा जाएगा संवैधानिक तौर पर करा जाएगा, बहुत लिमिटेड पे। और बहुदलीय लोकतंत्र व्यवस्था को, मतलब पार्टी आपस में लड़ने वाली व्यवस्था को बहुदलीय कहते हैं, ठीक है। मतलब बहुदलीय का मतलब क्या होता है, बहु मतलब बहुत सारी, दलीय मतलब दल, बहुत सारे दल अब लोकतंत्र में हिस्सा ले सकेंगे और चुनाव लड़ सकेंगे, ठीक है। ये चीज़ थी। 1990 में नेपाल में माओवाद का प्रसार हुआ। माओवाद का मतलब एक तरीके से वहाँ के जो होते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं। माओवाद जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में आतंकवाद टाइप से लोग होते हैं, उस वहाँ पे नेपाल में माओवाद को आतंकवाद टाइप के लोग जो होते हैं, तो ना उनका प्रसार होने लग गया, माओवाद एक पार्टी टाइप में, ठीक है। 1990 में नेपाल में माओवाद का प्रसार हुआ, जो ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या से जुड़ रहा था। ग्रामीण इलाकों में ना माओवाद का जो था ना, माओवाद, तो वो बहुत ज़्यादा जुड़ रहे थे माओवाद के लोग, ठीक है। 2001 में वीरेंद्र के सहपरिवार की हत्या करा दी। वीरेंद्र जो राजा थे, उनके एक षड्यंत्र रचा गया, उनकी मौत हो गई, ठीक है। गोलियां चलाई गई उनके पूरे परिवार के ऊपर, ये सारी बात। तो 2005 में देउबा की सरकार बनी थी, पहले बनी थी जब उनकी मौत हो गई थी 2001 में, तो तब सरकार बनी थी। तो लेकिन उसको बर्खास्त कर दिया किसने, ज्ञानेंद्र ने, वीरेंद्र के भाई ने, ठीक है। 2006 में लोकतंत्र आंदोलन हुए कि भाई हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें राजा नहीं चाहिए। लेकिन वहाँ लोकतंत्र आंदोलन इतने बड़े स्तर पे हुए कि वहाँ लाखों लोग मारे गए, जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है। लाखों लोग मारे गए, ठीक है। राजा को संसद का बहाल करना पड़ा, ज्ञानेंद्र को संसद का बहाल करना पड़ा। इस तरीके से वहाँ पे भी लोकतंत्र रहा, ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे चलता रहा, ठीक है। आज के समय भी लोकतंत्र बहुत ज़्यादा है भी या नहीं भी, आज के वर्तमान में तो नेपाल में लोकतंत्र है, लेकिन इसी तरीके से 2006 में 2008 में ऐसे चलता रहा, ठीक है। तो गाइस, बाकी बांग्लादेश, श्रीलंका, जातीय संघर्ष, सारी चीज़ आपकी किताबों में है। ये सबसे दो मेन टॉपिक थे जो मैंने आपको पढ़ाए, ठीक है। बांग्लादेश का हम बाद में जाकर डिस्कस करेंगे, जो हम भारतीय राजनीति में जाएंगे, दूसरी किताब है, ठीक है। ये पार्ट 2 आपका खत्म होता है गाइस। लेसन 5 का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आर्थिक प्रभाव पढ़ेंगे दक्षिण के बारे में, ठीक है। तो गाइस, सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। आज वीडियो मैंने बहुत लंबी बनाई थी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। इधर के सपोर्ट करते थे, लाइक करते थे। जय मां काली, जय हिंद, जय भारत।